स्वागत है आपका आर मस्ती चैनल पे। एलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा सेट लेके आया हूँ। तो आप चैनल को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। आप पूरा डिटेल से बात करेंगे कि जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि जो आप अगर आप एवरीडे, क्योंकि अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मॉक टेस्ट मारना। मॉक टेस्ट जो है अभी से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एवरीडे आप क्या करें कि मॉक टेस्ट जरूर मारें। तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित x रुपया पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्ष का निवेशित राशि कितना है y रुपया। तो x और y मतलब हमको क्या पूछा है, देखिए दर दिया हुआ है, पहला का दर दिया हुआ 8% और उसका टाइम भी दिया है कितना 5 वर्ष। कितना रुपया का निवेश किया गया है, x रुपया। दूसरा आपका y रुपया का निवेश किया गया है 7.5% वार्षिक दर पे, और कितना टाइम इसमें जो समय कितना है तो 6 वर्ष। हमको क्या निकालना है, दोनों का मूलधन निकालना है, वही दोनों का रेशियो निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे कि दोनों मामले में अगर ब्याज बराबर है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐसे सॉल्व कर देते हैं। पहला जो x रुपया है वो कितना है 8% वार्षिक ब्याज, टाइम आपका कितना है 5 वर्ष। आप जनरली इसको इजी वैसे सोच करते हैं, बटे 100 कर देंगे क्योंकि ब्याज दोनों के मामला में सेम है। तो यहाँ भी क्या करेंगे कि y रुपीज है और आपका कितना दिया हुआ है 7.5%, और ये कितना है 6 वर्ष के लिए। यहाँ भी कर देंगे तो ये भी 100 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मामले में ब्याज बराबर है तो दोनों को बराबर कर देंगे। इस पॉइंट को आप कट करेंगे यहाँ पे। अब इसको जस्ट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सॉल्व कर लीजिए। आप देखिए 100 से पहले 100 कट गया, आपका 10 है यहाँ पे, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 15 पचे 75 कट जाएगा यहाँ पे। 15 है तो यहाँ पे काट दीजिए, 5 तिया 15। अब यहाँ पे क्या बचा है देख लीजिए, बस अब कुछ भी नहीं कटेगा इसमें। तो x इंटू 8 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा y इंटू 9। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, रेशियो में तोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, y को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो 8x बटे y, इधर क्या बच जाएगा ओनली 9। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए, 8x बटे y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। 8 को मैं क्या करता हूँ, इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। तो जो इसका रेशियो जो हो जाएगा 9:8, मतलब 9:8 जो हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान, कौन सा किसके बारे में बात बोल रहा है, वाटर का। एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होगा। ये हमसे क्या पूछ रहा है कि पानी के बारे में। तो पानी का आपका कितना आता है, रासायनिक जो सूत्र होता है H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो क्या करना है, दोनों को हम लोग को क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है। तो दोनों का द्रव्यमान यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना आता है 1, परमाणु भार जिसको बोलता है। ये कितना है टोटल पानी में, तो 2। ये हो गया प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इसको क्या करेंगे आप अनुपात, क्योंकि अनुपात में पूछ रहा ना। तो ये आपका हाइड्रोजन का हो गया। ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो गया 8 हो गया। 8 गुना 2 करेंगे तो इसका जो परमाणु भार होता है ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ आपका 2 हो गया। और आपका ये पानी आपका ऑक्सीजन कितना है 16। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, हल कर देंगे। ये 1 हो जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1:8, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका अगर एलपी में अगर रिजल्ट आपको देनी है तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा साइंस से, क्योंकि इस बार का देखे हैं कि टेक्नीशियन में भी जो एक ही एग्जाम लेने वाला है, यहाँ भी सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहा है, तो वो साइंस पे। अगर आपको रेलवे में खास करके अभी का जो टाइम है, या ग्रुप डी का बात करेंगे, या एनटीपीसी, या कि एनटीपीसी को थोड़ा देर के लिए छोड़ सकते हैं क्योंकि वो नॉन पॉपुलर कैटेगरी है। तो यहाँ पे आपका एलपी, टेक्नीशियन, जेई या ग्रुप डी, ये सभी सब किस पर सबसे ज्यादा 50% जो क्वेश्चन, 50 से 60% जो क्वेश्चन आपका रहता है वो किससे रहता है, आपका ओनली फॉर साइंस। तो आपको साइंस बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। क्योंकि देखिए जनरली मैथ और रीजनिंग ये सभी लोग अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ये साइंस का क्या होता है, पोर्शन पूरा कवर नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत स्टूडेंट का जो है वो क्या होता है, एग्जाम फंस जाता है। तो इस चीज पर आपको खास फोकस करनी है, किस पे, साइंस का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 100 तक के दोनों सम्मिलित है, दोनों सम्मिलित का मतलब है एक भी सम्मिलित है और 100 भी सम्मिलित है, दोनों सम्मिलित है तक सभी संख्या का योग कितना होगा, मतलब 1 से लेके 100 तक क्या निकालना है, सभी का योग निकालना है। सभी संख्या का क्या पूछ रहा है, योग। तो देखिए इसको कुछ नहीं, निकालने के लिए बहुत इजी है। तो इसको क्या एक ही फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। अब बहुत ही आसान भी होता है। इसका क्या फॉर्मूला आता है, n इंटू एन प्लस 1/2। और ये जो आपका n जो है वो क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या। n वो क्या है, अंतिम संख्या। बस हमको मालूम करना है कि n आपका अंतिम संख्या है। बस इस फॉर्मूला पे आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। n कितना हो जाएगा आपका 100, और 100 में से 1 जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 101, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, तो 2 आ जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको कट कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। तो आप 101 में से 50 को आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। 101 में क्या करेंगे, 50 को ऐड कर दीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस तरह का जब आए तो आपको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई भी आपको क्या है कि जब सबसे पहले आपको हमेशा कैलकुलेशन, अगर मैथ बना रहे हैं या एग्जाम आप दे रहे हैं तो कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो 101 को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो आपका क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा, फास्ट कर सकते हैं। 101 प्लस 1 इंटू 50 कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना, बस एक लाइन आपको सोचना बस हो जाएगा। देखिए 50 को आप 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अब 50 को 1 से करिएगा तो ये 50 हो गया, मतलब दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5050। ये देखिए इस तरह से आप गुना करेंगे तो आपका क्या होगा, एग्जाम टाइम बचेगा और बहुत सही से आपका क्या होगा, आंसर आएगा बहुत कम समय में। तो आपका जो देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 5050। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5050। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है, हाँ चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका C6H14। C6H14 जो है आपका वो बोल रहा है का सूत्र का हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। हाइड्रोकार्बन दर्शाता है क्या, तो C6H4। तो ऑप्शन आपका हेक्सिन, हेक्सेन, हेक्साइन और हेप्टाइन। तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले C6H6 आपको डायरेक्ट नहीं बता सकते किस में है, ये तो याद करने का चीज नहीं है। क्या है ये, याद करने का नहीं, बस इसका आपको क्या याद रखना है, ये किस सूत्र किसका है, किस समूह का है, तो एल्केन समूह का है। सबसे पहले आपको ये जानना है एल्केन का जो सूत्र होता है, इसी पे ये पूरा सेट है CnH2n+2। इसी पे ये क्या है पूरा आपका, ये क्या है, ये आपका पूरा सेट इस पर बैठाया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एल्केन का CnH2n+2 होता है ना, सबसे पहले स्टार्टिंग से लेंगे। और जो n है, n का मान क्या होगा 1 2 3 4, इसी तरह से लगातार चलते जाएगा, आप जहां तक लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो कितना आ जाएगा C1H, और 2 कितना आ जाएगा C4। तो इसको क्या होता है, C1 को हम क्या लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं। तो CH4 क्या होता है इसका मतलब, इसका जो मतलब हो गया मीथेन। इसका क्या हो गया, CH4 किसका है, मेथेन का। उसी तरह अगर बात करें आपसे, अगर दूसरा वाला रखेंगे तो दूसरा अगर आप रख दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा C2, और 2 दूना 4 है 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी ये C2H6 किसका फॉर्मूला है, C2H6 ये किसका फॉर्मूला है। तो इसके लिए आप क्या किसको बोलेंगे, इथेन को। इसका मतलब क्या होता है, इथेन। आपका नेक्स्ट आ जाएगा C3, यहाँ पे क्या रखेंगे C3 रखेंगे, H के जगह 3 दूना 6 2 8 C3H8। यहाँ पे इसी तरह सेट करते जाएंगे C3H8। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मेथेन। इथेन के बाद क्या होता है, प्रोपेन। क्या आ जाएगा आपका, प्रोपेन। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, C6 है ना, तो C6 एक बार रख देते हैं, C6 यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे H कितना आ जाएगा, देख लीजिए 6 दूना कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 और 2 14। ये देखिए वही आपका क्वेश्चन में भी पूछा गया है, C6H14। तो उसी तरह था मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब 4 अगर 4 नंबर पे रखिएगा तो क्या हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसको क्या बोला जाता है, ब्यूटेन। आपका पांचवा अगर 5 नंबर पे रखिएगा, इसको 5 कार्बन संख्या रखिएगा। ये आपका जो एन है वो कार्बन के संख्या है, इसके ये क्या है आपका कार्बन का संख्या। तो यहाँ पे अगर कार्बन हम 5 रखेंगे तो ये क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, तो इसका जो बन जाएगा पेंटेन।
ब्यूटेन के बाद क्या आता है? पेंटेन। उसके बाद अगर छठा रख दीजिएगा, जो कि मैंने 6 रखा हूं, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेक्सेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेक्सेन बोलते हैं। जो आपका ऑप्शन में भी यहाँ पे दिया हुआ है, हेक्सेन लिख दीजिए इसको, हेक्सेन। तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये हेक्सेन है। तो इसी तरह से कंटिन्यू चले जाता है। छह तक बताया, फिर आपका 7 भी आप कर सकते हैं। कम से कम 10 तक आपको याद आना चाहिए। 7 को क्या बोला था? अगर 7 रखेंगे तो C7 हो जाएगा। 7 दूना 14, 2 कितना हो जाएगा आपका? आपका 7 दूना 14, 2 16, मतलब C7H16। ये क्या हो जाएगा? हेप्टेन। यहाँ जो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H16। उसके बाद क्या आता है? हेप्टेन के बाद क्या आता है? ऑक्टेन। इसके बाद किसका आता है? ऑक्टेन। तो ऑक्टेन का क्या करेंगे? ऑक्टेन का मतलब 8 होता है, तो कार्बन का 8 रखेंगे, कार्बन 8 को। तो इसका फॉर्मूला पे बैठेंगे, 8 दूना 16, 17 और 1 18, तो एच कितना हो जाएगा? 18। इसी तरह का आप क्या करेंगे? पूरा फॉर्मूला को आप बैठा रहेंगे, लेकिन मेन आपको क्या याद रखना है? एल्केन। ये एल्केन समूह का है। एल्केन, एल्किन और एल्काइंस। तो एल्किन का क्या होता है? आपको ये भी याद रखना है, एल्किन का जो होता है वो CnH2n होता है। और एल्काइंस का बात करेंगे तो एल्काइंस का क्या हो जाता है? CnH2n-2। तो ये आपको 3 फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आपका बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि संख्या, एक संख्या दिया हुआ, देखिए x4562 को अगर 9 द्वारा विभाज्य है तो x का मान क्या है? अगर 9 से पूरा संख्या ये विभाज्य है, x का मान कुछ भी हो सकता है। आपका ऑप्शन में देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो x के मान पर बोल रहा है क्या रखें जो 9 से विभाज्य है, x का मान बताओ। तो देखिए आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो पहले क्या होता है, नियम होता है, 8 से अगर कोई संख्या विभाज्य है, 8 से अगर कोई संख्या क्या है? विभाज्य है। विभाज्य है। अगर 8 से कोई, सॉरी 9 से कोई संख्या विभाज्य है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? पूरी संख्या का योग। जो पूरी संख्या का योग होगा वो भी किससे विभाज्य होगा? वो 9 से विभाज्य होगा। वो क्या हो जाएगा? पूरी संख्या का योग भी किससे विभाज्य होगा? तो 9 से विभाज्य होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? चेक कर लेंगे इसको। क्या करेंगे हम लोग? चेक करेंगे कि ये किससे विभाज्य होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 है ना, यहाँ क्या रखा हुआ है? 2 रखा हुआ था। 2 रख के पहले हम लोग देख लेते हैं कि 2 से ये भी पूरा विभाज्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 2 यहाँ पे रख दीजिए, तो 2 यहाँ पे रख देंगे आप। देखिए क्या हो जाएगा? 4 2 6 5 11, 11 और 6 आपका कितना हो गया? 17 और 2, 17 2 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ये 2 से आपका क्या 9 से विभाज्य है? 19 नहीं। तो ये आपका 2 नंबर, 2 जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। 3 होगा, कहीं 3 देखते रख के। तो 4 3 7, 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 6 18, 18 2 20, 9 से विभाज्य है। तो ये भी 9 से विभाज्य नहीं है। 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 रखिए, क्या हो जाएगा? 4 1 5 5 10, 10 6 16 और 2 18। तो यहाँ पे देखिए अगर x के जगह 1 रख दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 4 5 6 2। ये टोटल संख्या किससे विभाज्य हो जाएगा? 9। सभी को ऐड करिए, ये कितना आ जाएगा? 18 है। 18 किससे डिवाइड है? 9 से। तो इसका मतलब जो पूरी संख्या वो किससे डिवीजन हो जाएगा? डिवाइड होगा, वो 9 से डिवीजन हो जाएगा। तो आपको बस क्या रखना है? आपको याद रखनी है कि 9 का विभाज्य का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत आराम, क्योंकि बड़ा बड़ा संख्या दे देगा वहां पर आपको बहुत, यहाँ पे आप थोड़ा सा क्या है कि मान रख के भी आप आंसर ला सकते हैं। लेकिन यही पर संख्या अगर 10 7 8 अंक का दे दिया संख्या आपको, अब बोलेगा 9 से विभाज्य ने कोई संख्या भी गायब कर दिया, तो आप वहां पर क्या करेगा? वो आपसे बहुत टाइम लग जाएगा उसमें चेक करने में ऑप्शन, तो वहां पे फंसेंगे। तो इसलिए आपको क्या याद रखना? हमेशा इसका नियम याद रखना कि 9 से विभाज्य होने के लिए वो पूरा संख्या का योग भी किससे विभाज्य होना चाहिए? तो 9 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? 4 8 12 24 और 18। हम लोग को सोचना है कि किस आधार पे लिखा है, गुना करके लिखा गया, जोड़ करके, घटा करके, मतलब किसी भी तरीका से आप इसको सोच सकते हैं। तो पहले देखते हैं 4 से 8 के लिए क्या किया है। 4 से 8 के लिए क्या किया है? 2 से मल्टीप्लाई किया है। 8 से 12 तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, तो 8 से 12 का कितना बार में हो सकता है? 1.5 बार में है लिखा हुआ क्या? हाँ, देखते हैं 1.5 बार में आता है। 8 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 को फिर 2 से गुना किया है। चलिए ठीक है भाई,
24 को 18 से लाने के लिए किसे गुना करना पड़ेगा, तो देख लीजिए यहाँ पे 1.5 से करेंगे तो नहीं आ जाएगा। 24 का डेढ़ा कितना आ जाता है, 24 12 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 18 ही है। तो ये कितना से गुना किया है, 0.75। अगर आप देख लीजिए 24 को 0.75 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 0.5 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 00। आपका क्या आ जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 छक 24 और 6 तिया 18। मतलब देखिए यहाँ पे अगर 0.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस रो में है, पहला क्या कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, बाद में 1.5 कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, फिर आपके इसका आधा कर दे रहा है। 1.5 का आधा कितना होता है, 0.75। इसका 1.5 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.75। तो यहाँ पे क्या करेगा, फिर 0.75 आ गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाना चाहिए, आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, 36। तो यहाँ पे वही किया है कि पहले 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 1.5 से, 1.5 से, फिर 2 से, फिर इसको भी हाफ कर दिया है। तो देख रहे हैं इस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब इस सब क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, दिमाग नहीं, ये सब चीज जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा सेट मारेंगे, जहां से भी आपका अगर प्रैक्टिस रहेगा तो क्या होता है, एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि संख्या 13 गुना 19 को बराबर 437 है तो 0.437 का डिवाइड अगर 1.9 से करेंगे तो क्या आएगा। तो पूछ रहा है कि 0.437 को डिवाइड करेंगे 1.9 से तो इसका आंसर वो क्या होगा। तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे, सॉल्व कर ही लेते हैं 0.437 को 1.9 से, क्योंकि देखिए अगर आप इधर उधर करेंगे तो गलती का चांसेस बनता है। तो देखिए आपको सॉल्व भी कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000 आपका नीचे आ जाएगा, और ये ऊपर कितना चला जाएगा, अगर यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 10। तो 1 0 से तो 1 0 चला गया। आप देखिए 9 7 है, 9 का 19 के टेबल में, या तो 9 का अगर 7 आता है, 9 8 72, 9 9 81, 9 7 63। तो हम लोग को कर देखना है कि 19 में 4 7 आता है या नहीं आता। हाँ 1 मिनट, ये क्वेश्चन में ही देखिए आंसर इसका दिया हुआ है कि कितना को, 23 को अगर 19 को गुना कर रहा है तो कितना आ रहा है, 437। तो इसी को ना डिवाइड कर रहा है 437 में। तो हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, 19 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका तो यहाँ पे देखिए आंसर ही दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 23। तो हमको क्या करना है, इसका बराबर कितना से कट जाएगा, पूरा पूरा 23। आपका तो आंसर में क्वेश्चन में ही दिया हुआ था आंसर, तो आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं था। बस कितना नीचे देखिए 2 0 है ना, तो 2 0 के मतलब क्या होगा, 0 पॉइंट पहले के दो अंक के पहले क्या करेंगे, 2 0 हम पॉइंट रख देंगे। तो यहाँ पे अगर कट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 ही आएगा। तो क्या आ जाएगा 0.23। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको क्वेश्चन में ही सब कुछ आंसर दिया हुआ था, बस आपको क्या करना, दशमलव को आगे पीछे करना था, बस यही था। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को आप छोटा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर भी क्या होता है, जल्दी जल्दी मारने के चक्कर में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं देखिए सिलेक्टेड हूँ तो इसके लिए मैं पूरा जानता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम खास करके ज्यादा करके स्टूडेंट से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि 150 मीटर और 130 मीटर लंबी 2 ट्रेनें एक दूसरे से विपरीत दिशा में आ रहा है, विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। तो दोनों ट्रेनों की गतियों का योग प्रति घंटा में कितना होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या चीज याद रखना है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि जब भी विपरीत गति से 2 ट्रेन आएगी तो उसका जो लंबाई होगा, ट्रेन का लंबाई, वो क्या हो जाएगा, हमेशा वो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। लंबाई को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर विपरीत आए, अगर एक क्या है कि इधर से जाए या तो एक ही साइड से आए, सो विपरीत में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। या एक ही साइड से आएगा तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, उसका लंबाई को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। या तो इधर जाए या इधर जाए तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, उस केस में हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विपरीत केस में। तो विपरीत केस में दोनों का क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देते हैं। तो आपका 150 प्लस 130, और कितना सेकंड में पार कर रहा है एक दूसरे को, 7.2 सेकंड में। बस क्या करेंगे, दूरी आपका जो है लंबाई, दूरी बटे लंबाई बटे क्या करेंगे, समय को कर देंगे। तो इसके बराबर ही क्या होता है आपका, चाल होता है। बस इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे। आपको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 150 प्लस 130, ये कितना हो जाएगा, 280।
280 बटे ये क्या आ जाएगा 7.2 को यहाँ पे एक क्या करेंगे इसको कंप्लीट लिख दें, यहाँ पॉइंट दशमलव हटा के यहाँ पे ये क्या करेंगे 1 जीरो लगा देंगे ऊपर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका किस में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में आपका क्या है मीटर में है, ये सेकंड में है। तो मीटर बटे यहाँ किस में दिया हुआ है मीटर पर सेकंड। चाल जो मेरा आ रहा है किस में आ रहा है मीटर पर सेकंड, लेकिन हमको किसमें पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग जाएंगे तो किससे गुना करेंगे 18/5 से। लेकिन अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में हम लोग जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं 5/18 से गुना करते हैं, किसमें तो चाल में गुना करते हैं। तो आपका अभी हम लोग का किस में आंसर आ रहा है मीटर पर सेकंड में। जब मीटर पर सेकंड में आपका मेरा है हमको जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम लोग क्या करेंगे रिवर्स गुना कर देंगे इसी में कितना 18/5 को। अब इसको देखिए पूरा आप कट करिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे 18 चौक 72 आ गया, 7 चौक 28 आ जाएगा 70, और यहाँ पे क्या आ गया 70 गुना 2 आ गया। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 140, लेकिन किस में किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि मैंने 18/5 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका राइट जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 140 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक खराब वस्तु जिसका मूल्य कितना है 1200 रुपया है 15% की हानि पे बेचा जाता है, यदि मूल्य में 5% की और कमी कर दी गई, मतलब और क्या कर दिया और कम कर दिया गया, तो बोला इसका तो पूछ रहा है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा है। क्रय मूल्य दिया हुआ है आपका, क्या हम लोग का दिया हुआ क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो कितना दिया हुआ ये बहुत इजी क्वेश्चन है 1200 रुपया है। 15% हानि कर दिया तो मतलब बेचा में कितना में, तो 85 बटे क्या करेंगे हम लोग 100 कर देंगे। फिर इसमें कितना दे रहा है 5% का और मतलब कम कर दे रहा था। ये आप ये जो पूरा सामान है ये जो आपका ये आपका फिर से क्या बन जाएगा, फिर से आपका क्रय मूल्य यही हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक बार हम लोग क्या करेंगे इसको 15% हानि पे बेच दिए, फिर ये क्रय मूल्य हो जाएगा। इसी को फिर क्या कर रहा है कि 5% का अगर कमी कर देगा तो ये बेचा कितना में 95/100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, इसको हम लोग चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए 2 जीरो से पहले 2 जीरो आप काट दीजिए। अब आ गया आपका यहाँ पे देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 12 है यहाँ पे 100 है। तो आप कर सकते हैं कि ये कर दीजिए आप 3 चौक 12 25 चौके 100, और यहाँ पे देखिए 19 पचे 95 कट जाएगा आपका। अब 5 पचे ये 5 पचे 25 17 पचे 85, तो ये आपका देखिए टोटल कितना आ गया 3 गुना 17 गुना 19, 3 गुना 17 गुना 19। अब इसको देखिए गुना भी करने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 अंक है ना, तो 2 अंक का गुना मैं आपको बताता हूँ। अगर 17 को 19 से गुना करना है तो आपको यहाँ पे गुना करना है, फिर यहाँ फिर जोड़ना है, इतना बड़ा आपको करने का जरूरत नहीं है। आपको देखिए हम कैसे इसका, तो देखिए गुना अगर करनी है तो 2 अंक का गुना मैं देखिए आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे ऐसे तो हालांकि इसको और छोटा कर सकते हैं 17 या 51 कर दीजिए और यहाँ पे 19 कर दीजिए। तो देखिए गुना कैसे करना है आपको, अगर 2 अंक का गुना करना है तो एक लाइन में कैसे गुना करेंगे, सबसे पहले इससे इसको गुना करेंगे, 9 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 9, और 9 को 5 से गुना करिए, 9 पचे 45 और 1 को 1 से करिए क्रॉस गुना करेंगे, तो 9 पचे 45 और 1 कितना हो गया 46। तो यहाँ पे सीधा हम लोग क्या लिख देंगे 46 का 6, हाथ में कितना बचा 4 बचा हुआ। अब 1 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 1 गुना 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 5 और 4 कितना हो गया 9। तो हम लोग क्या करेंगे एक लाइन में हम लोग गुना कर दिए। तो इस तरह से गुना करने के लिए आप समय बचा सकते हैं, वहां पे ना कि आप 9 क्या 9 लिखिए फिर 9 पचे 45, तो उसमें क्या होगा आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप एक लाइन में गुना करना सीख गए होंगे, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत ईजी है। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 969 आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपया है, तो उसका मूल वेतन कितना था, कितना है 15% का वृद्धि किया गया ना, उसका 14,030 रुपया। तो कोई भी चीज कितना होता है 100% होता है, कोई भी चीज 100%। 15% वृद्धि की गया था मतलब ये कितना प्रतिशत हो गया अब 115%।
यही 15% बढ़ने के कारण ही ना इसका वेतन कितना हो गया, 14,030 रुपया। तो 115% बराबर क्या हो गया, 14,030 रुपया। हमसे पूछ रहा मूल वेतन, मतलब 100% का मान पूछ रहा। बस बस यही इसी को हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। तो आप सोल्व कर दीजिए। 14,030 को ये कितना का दिया हुआ, 115। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 100 का पूछ रहा है। सीधा हम लोग 100% का मान प्रतिशत प्रतिशत से वो कट जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बस देखिए यहाँ पे हमेशा कैलकुलेशन में आपको, कैलकुलेशन तो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपका एग्जाम फास्ट मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करिए इसको। तो कितना हो जाएगा, ये 20 × 5 = 100 हो गया, 23 × 5 = 115 आ गया। 23 को अगर यहाँ पे काटना, देखिए जो भी आपका, और हमेशा ऑप्शन लेके चलना कि ये सभी क्या है, पूर्णांक में दिया है, तो पॉइंट में तो कभी आंसर होगा नहीं। इसका मतलब है कि 23 जो पूरा पूरी कट जाएगा, किससे कटेगा, हमेशा वो किससे कटेगा, 23 से पूरा कट जाएगा। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि 23 से काट के, क्योंकि देखिए पूर्ण आपका दशमलव में कोई नहीं है, इसका मतलब है कि 23 से पूरा पूरा डिवाइड होगा आपका। 14,030 जो है आपका, वो पूरा 23 से डिवाइड होगा। तो नहीं तो आप इस तरह का अगर नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपका बगल में भाग देके भी देख सकते हैं आप। अगर बहुत बार क्या होता है कि अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो बगल में भाग दे देंगे। तो 140 है, 23×3 = 69, 23×5 = 115 हो गया। तो 5 बार में ही दे देंगे, 23×5 = 115 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ गया 3 में से 1 गया तो 2, ये आपका आ गया। यहाँ पे 3 निकालेंगे, 253 आपका। 1 मिनट, यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर दीजिए। किसे कर दीजिए, क्योंकि अभी 25 आपका माइनस आ रहा था। यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका इजी और इजी आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो 6 × 18 का 8, बाकी 1, 6 दूने 12 रे 1 13, 138 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 23 आ गया। एक बार में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 23 आ गया। एक बार में क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो ये आपका पूरा कितना से कटेगा, वो कट जाएगा आपका 61 बार में। 61 बार में क्या आ जाएगा, कट जाएगा पूरा आपका 14,030। तो 61 गुना क्या हो गया आपका, 61 गुना क्या हो जाएगा, 20। 61 गुना, सॉरी यहाँ पे जीरो था तो जीरो उतारेंगे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, जीरो। तो ये आप क्या हो जाएगा, 610। 610 करेंगे मतलब 61 दुना कितना आता है, 2 × 2 = 6 दूना 12। और एक जीरो क्या करेंगे यहाँ पे, ये एक जीरो और ये एक जीरो दोनों को यहाँ पे बैठा देंगे, तो 12,200 रुपया। जबकि ऑप्शन नंबर किसमें आपका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कैलकुलेशन करने के लिए आपको, कैलकुलेशन किसी का फास्ट नहीं होता, वो तबे फास्ट होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे, तो आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक वो फास्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे ज्यादा अम्लीय है। सबसे अम्लीय, अम्लीय यहाँ पे ज्यादा छूट गया, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, अम्लीय है। क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या, पीएच मान, ये क्वेश्चन को आंसर देने से पहले हम लोग समझना है कि पीएच क्या होता है। पीएच मान के बारे में जानना पड़ेगा। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेके 14 तक होता है। 0 से लेके 14 तक क्या होता है, पीएच मान होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 7 तक, 0 से 7 तक जो आपका होगा मान, और 7 से लेके 14 तक जो मान होगा, ये दोनों पे सबसे ज्यादा वेरी करता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप 0 से 7 तक आपको जाएंगे, 0 से लेके 7 तक जाएंगे, तो इसके बीच क्या होता है, अम्लीय होता है। ये सभी क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ये सभी आपका एसिडिक नेचर का होगा। और अगर आप 7 से 14 की ओर जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस नेचर का आएगा। कैसा आएगा, ये क्षारीय होगा। ये कैसा होगा, 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा आपका, क्षारीय होगा। ये आपका बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा अम्लीय का बात कर रहा है। तो देखिए जिसका मान जो 0 होगा, या 1 होगा, या 6 होगा, या 4 होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय किसका होगा। तो ये देखिए, जब यहाँ पे, और एक चीज और देख लीजिए, जब 0 से लेके आप 7 की ओर बढ़ेंगे, ये बढ़ते क्रम में अगर आप जैसे जैसे जाएंगे, ये अम्ल का मान, सॉरी क्या था, घटते हुए जाता है। अम्ल का मान क्या होगा, घटते हुए जाएगा। और अगर आप 7 से लेके जितना नीचे आएंगे, अम्ल का मान क्या होगा, बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि 0 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। 0 क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि देखिए ये 6 भी है, ये भी एसिडिक है, ये 4 भी एसिडिक होगा, 1 भी एसिडिक होगा, लेकिन 0 वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा 0 का होगा। अगर यहाँ पे और 2-4 चीज इसमें बहुत याद रखने की चीज है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 0 से लेके मैंने क्या कितना तक मान बताया था, 0 से लेके 14। तो 0 से 7 तक जो होता है वो क्या होता है आपका एसिड होगा, और 7 से 14 तक यहाँ पे जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, इसमें जो कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, देखिए ऑप्शन दिया हुआ, ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो है जो सेवन है आपका, सेवन पे क्या होता है, सेवन एक उदासीन मान है। उदासीन का मतलब यहाँ ये हो गया कि यहाँ पे जितना अम्लीय होगा उतना क्षारीय होगा, तो यहाँ पे क्या होता है बैलेंस हो जाता है। ये टोटली क्या होता है बैलेंस, इसको इसलिए इसको उदासीन बोला जाता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान कितना होता है, आप याद रखिए, शुद्ध जल का जो पीएच मान होगा वो हमेशा क्या होता है 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा 7 होगा। और आपका जो वर्षीय जल, वर्षा का जो जल होता है, वर्षा का जल होता है, इसका भी पीएच मान कितना होता है, क्योंकि सबसे जो शुद्ध पानी बोला जाता है किसका बोला जाता है, वर्षा का जल का ही, उसका भी पीएच मान क्या हो जाएगा 7। और शुद्ध जल में कभी भी क्या होता है करंट फ्लो नहीं करता है, मतलब उसमें अगर आप करंट फ्लो करेंगे मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। करंट तभी किसी माध्यम में फ्लो करेगा जब उसमें वहां पर क्या हो फ्री इलेक्ट्रॉन होते, इसमें क्या होता है शुद्ध जल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो आप जैसे एसिडिक जैसे हो जाएगा, जैसे आप एसिडिक नेचर का अगर वाटर रहेगा, पानी रहेगा, जैसे उसका मान मान लीजिए पीएच मान 4 है, तो ये क्या हो गया एसिडिक नेचर का पानी हो गया। यहाँ पे करंट क्या करेगा आपको फॉलो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो करंट होगा वो फॉलो करना शुरू करेगा। वो क्या करता है यहाँ पे करंट फ्लो क्या है शुरू कर देता है। और सबसे अगर पूछता है कि सबसे ज्यादा जो आपका जो है इसी तरह का ऑप्शन देता है, बोलता है सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, तो क्षारीय जब होगा वो क्या हो जाएगा 7 से ज्यादा होगा, 7.1 हो जाए, 7.2 या 8 9 ये सब क्या होगा। सबसे ज्यादा क्षारीय कहाँ होगा 14 ना, मतलब अगर अगर पीएच मान उसका 14 होगा तो वो क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। ये सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है मैंने आपको बता दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 3 पाइपों में से पहले 2 किसी खाली टैंक को 9 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरे द्वारा भरे हुए टैंक को कितना घंटे में 15 घंटे में खाली किया जा सकता है। तो टैंक के खाली होने पर यदि सभी तीनों पाइप को खोला जाता है तो टैंक को कितने घंटे में पूरा भर जाएगा। मतलब आपका पहला टैंक है, दूसरा टैंक है और तीसरा टैंक है। इसका बहुत ही शानदार आपको ट्रिक से हम देखिए कैसे बताते हैं। ट्रिक नहीं, इसको एक बेसिक है लेकिन बहुत ही शॉर्टकट बेसिक है। पहला क्या कर रहा है 9 घंटे में भर रहा है, दूसरा 18 आवर्स में भर रहा है और तीसरा आपका 15 आवर्स में खाली कर रहा है। तो ये क्या हो गया माइनस नेचर वाला हो गया, इसको अब ये प्लस वाला हो गया, ये प्लस हो गया। भरने वाला हम लोग प्लस कर लेंगे और खाली करने वाला को माइनस लिख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इस सभी का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का मतलब होता है कि पूरा काम जो यहाँ पे मैं निकालूंगा ये क्या हो जाएगा आपका हम लोग का पूरा वर्क ही निकल जाएगा। अगर पूरा काम निकल जाएगा उसके बाद हम लोग क्या निकाल देंगे क्षमता की, भरने का क्षमता क्या है, क्षमता निकल जाए पूरा काम निकल जाए, समय तो चुटकी में निकाल देंगे। तो सबसे पहले 9 18 15 का हम लोग एलसीएम निकालना है। तो 9 18 का 9 18 में तो 18 होगा, लेकिन 18 15 का कितना होगा हम लोग निकालेंगे इसका एलसीएम। क्या करेंगे हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा देखिए 9 18 और 15, इसका एलसीएम जो हो जाएगा आपका, इसको क्या करेंगे सबसे पहले 3 से ही हम लोग लगा देते हैं डायरेक्ट। 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 छक 18 और 3 पचे 15। यहाँ फिर से हम लोग 3 से लगा देंगे तो 1 3 दूना 6 और ये 5, तो 5 दूना 10 और 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा आपका 60। सॉरी ये 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 90 हो जाएगा। जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, वो एलसीएम जो आ जाएगा वो आपका 90 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेंगे एलसीएम जो टोटल कितना आ गया 90। तो ये 90 आपका क्या पूरा काम ही है, आपका मेन काम सॉल्व हो गया। आप क्या करेंगे क्षमता निकालेंगे, तो सभी को 90 से डिवाइड कर देंगे। 9 को 10 से 90 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा क्षमता इसका 10 आ जाएगा। 18 को 18 पचे 90 और 15 छक्का 90। लेकिन ये क्या आपका माइनस मतलब खाली करने वाला है, ये प्लस मतलब ये भरने वाला है। मैंने ऊपर भी आपको इंडिकेट करके दिखाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है तीनों पाइप को एक साथ खाली कर दे रहा है, खोल दिया जा रहा है। कितना घंटा में भरेगा, ठीक है पूरा काम कितना भैया 90 भरना है। भर क्या रहा है ये 10 के स्पीड से भर रहा है, ये 5 ये 6 के स्पीड से खाली कर दे रहा है। तो पहले हम लोग इसको ऐड कर देते हैं 10 5 15 में से अगर क्या करेंगे क्योंकि ये माइनस वाला है
तो 10 5 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 बचेगा। 9 को 90 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 10 घंटा। तो ये जो टोटल अगर हम लोग तो टोटल तीनों पाइप को एक साथ खोल देंगे तो वो कितना घंटा में भर देगा, तो तीनों जो भर देगा वो कितना टाइम लगेगा, 10 घंटा में क्या करेगा, टैंक को पूरा भर देगा। तो बस आपको किस चीज का ज्यादा इसमें ध्यान रखना है कि आपको टोटल काम हमेशा निकालना। इससे ये सिर्फ पाइप वाला निकाल सकते हैं या टाइम वर्क में, ये सब फॉर्मूला किसमें, टाइम वर्क में भी सेम फॉर्मूला आप लगा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan अल्फा बराबर √2 + 1 हो तो tan अल्फा माइनस cot अल्फा का मान क्या होगा। यह क्या है आपका, ट्रिगोनोमेट्री से है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है। तो tan अल्फा बराबर हमको दिया है, tan अल्फा बराबर क्या दिया दिया है मान, √2 + 1। हमसे पूछा है tan अल्फा इंटू tan अल्फा माइनस cot अल्फा का मान क्या होगा। तो देखिए tan अल्फा तो हम लोग जान रहे हैं क्या है, इसका मान √2 + 1 है। कॉट को हम लोग क्या लिख लेंगे, क्योंकि जो आपका कॉट बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/10 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ये तो जनरल फॉर्मूला है। तो कॉट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा। तो कॉट अल्फा की जगह क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/10 अल्फा कर लेंगे। तो tan अल्फा का मान तो फिर से वही है, √2 + 1 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे √2 इसको सॉल्व करना पड़ा, इसका क्या करेंगे हम लोग, हरों का परमयीकरण कर देते हैं। इसको ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर मैंने एक अलग इक्वेशन बन जाएगा। हरों का परमयीकरण कर देते हैं। तो हरों का परमयीकरण कैसे करते हैं हम लोग, चिन्ह को उल्टा कर देते हैं, √2 - 1 बटे क्या हो जाएगा, √2 - 1। क्या करेंगे, ये हरों का परमयीकरण मतलब यहाँ पे चिन्ह चेंज कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 + 1 माइनस, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। तो 1 को √2 - 1 से गुना करेंगे तो √2 - 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, a + b इंटू a - b। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a² - b²। a² मतलब √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। हाँ, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, अगला जब उसको सॉल्व करेंगे तो √2 + 1 माइनस, ये तो पूरा 1 आ गया। तो यहाँ पे माइनस को किधर ले जाएगा, ये अंदर डाल देते हैं। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसको। तो माइनस को क्या करेंगे, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2, एक सेकेंड, हाँ, √2 + 1, ये माइनस हो जाएगा √2, ये क्या आ जाएगा, +1। तो √2 से √2 कट गया, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। एक को एक को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 2। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आपको फॉर्मूला, अगर आप त्रिकोणमिति में अगर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको फॉर्मूला आना ही आना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में विदाउट फॉर्मूला कुछ भी संभव नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 10 किलो वजन वाले सूटकेस 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। मतलब एक व्यक्ति है, वो कितना यहाँ पे वजन रखा हुआ है, ये 10 किलो का एक कुछ यहाँ पे सामान रखा हुआ है अपने सर के ऊपर। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि वो कार्य कितना काम कर रहा है, जो वजन उठा रहा है उस व्यक्ति द्वारा कितना काम किया जा रहा है, हमको यही बताना है। तो इसको बताने के लिए देखिए आपको क्या फॉर्मूला है, कार्य बराबर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, वर्ग। तो कार्य बराबर जो होता है वो FS cos थीटा होता है। अगर जब भी एंगल, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो कितना कार्य किया जाएगा, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे, FS cos थीटा। अब देखिए एक आदमी है, यहाँ पे क्या लग रहा है, देखिए एक आदमी यहाँ पे सूटकेस रखा हुआ है, ये आदमी का सर के ऊपर है। तो यहाँ पे कौन कितना बन रहा है, 90 डिग्री का कौन बनेगा, कितना कौन बन जाएगा यहाँ पे 90। जो सूट देखिए, एक मिनट, यहाँ पे क्या रखा है, सूटकेस ऊपर रखा है, तो इसके बीच जो कितना का कौन बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कौन बनेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 90 डिग्री। इसमें 3 कोस होते हैं, 3 को केस होते हैं। पहला केस है कि अगर वर्टिकल बनेगा तो भी वर्ग क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर जैसे रखेंगे 0, ये पूरा मान को 0 कर देगा। अगर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, अगर डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा उस केस में भी क्या हो जाएगा आपका, वर्ग 0 हो जाएगा। या फोर्स भी अगर 0 हो गया तो ये कार्य आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं
जो खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, मतलब कार्य तो यहाँ पे दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? यहाँ पे जो यहाँ पे एंगल से नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। यहाँ पे है एक आदमी रखा हुआ, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इस केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा, तो पूरा का मान ही क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे जो काम वो कर रहा है, कितना जूल कर रहा है? 0 जूल हो जाएगा, क्योंकि ये कोई भी काम नहीं माना जाएगा। कोई भी क्या हो जाएगा? काम नहीं माना जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका कार्य नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0 जूल हो जाएगा आपका। तो ये चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि 5184 का वर्गमूल क्या है? आपसे वर्गमूल पूछा जा रहा है। अब वर्गमूल निकाल भी सकते हैं, नहीं तो इसका क्या कर सकते हैं? देखिए 4 है, इसका मतलब इकाई अंक दो आपका 4 है, तो यहाँ पे इसमें भी 4 आ सकता है इकाई अंक, इसमें भी 4 आ सकता है इकाई अंक, लेकिन 4 में क्या हो जाएगा आपका? 4 चौक 6 आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 इसमें भी आएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं आएगा। तो इकाई अंक 4 जिसमें आएगा, तो ये 72 या तो 82 हो सकता है। तो हम लोग करीब में देख सकते हैं कि पहले 82 है तो 80 का स्क्वायर देख लेंगे। 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 88 6400। हमसे 6400 क्या है? यहाँ तो 5100 है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 72 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 72 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 5184। तो इस तरह का ऑप्शन को छांटिए और बहुत इजी से आप आंसर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, तर्क दिया हुआ है कि एक सेना जनरल ने सैनिकों को कहा अब गोली चलाओ। वो क्या है? सेना जनरल ने आदेश दिया है सैनिकों के, क्या है? अब तुम गोली चलाओ। अनुमान क्या है? अनुमान इसमें क्या हो सकता है? क्यों बोला होगा कि अब गोली चलाओ? क्या क्या है? सैनिक को पता है कि कहाँ और किस पर गोली चलानी है, ये तो राइट बात है। क्या बिना पते हुए क्या बोल देगा सैनिकों की गोली तुम चलाओ? कुछ पता ही नहीं है किधर गोली चलाना है। इसका मतलब तभी उनको बोला होगा गोली चलाने के लिए, ताकि उनको पता है कि कहाँ गोली चलाना है और किस पर चलानी है गोली। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है सेना जनरल को गोली चलाना नहीं आता। देखिए ये तो कोई मतलब नहीं है। जनरल जो होता है वो सेना का क्या होता है? हेड होता है, वही आदेश देता है, उन्हीं पर क्या होता है? उनका ही वहां पर आदेश के अनुसार सेना अपना काम करती है। तो सेना जनरल को गोली चलानी नहीं आता, क्योंकि वो तो खुद एक सेना है, तो वो कैसे ने गोली चलाने आएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे केवल जो है अनुमान एक इसमें क्या हो जाएगा? निहित हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, दिए गए विकल्पों में से सही समरूप शब्द युग्म का चयन करें। ये देखिए तो हिंदी का क्वेश्चन आ गया। देख रहे हैं हिंदी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपसे हिंदी का भी क्वेश्चन आपका एक तरह रीजनिंग सेट करके आपको हिंदी का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तेज को धीमा हो गया, तेज का क्या हुआ? धीमा हुआ। उसी का सेम कर रहा, समरूप का मतलब क्या हुआ? सेम। इसी तरह का कौन है? रुकना समाप्त करना, ये तो नहीं हुआ। रुकना समाप्त करना ये दोनों नहीं है। इंतजार करना बने रहना, मतलब वहीं पर रहना, ये तो नहीं हुआ। बढ़ना, बढ़ने के बाद क्या हो रहा है? घटना, ये तो हो रहा है। तेज के बाद धीमा हो रहा है, तो बढ़ने के बाद घट रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि ये तो समरूप हो गया। वो भी देखिए पहले ज्यादा से कम हो रहा है, ये भी ज्यादा से कम हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान के इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों के परमाणु द्रव्यमान की इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होगी? ये तो क्वेश्चन ही नहीं समझा, क्वेश्चन क्या हुआ? तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि समजातीय श्रृंखला क्या होती है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन आप अपने आप समझा बना लेंगे। तो समजातीय श्रेणी उसको बोलते हैं जिनके बीच, समजातीय श्रेणी वैसा है, कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिनके सभी यौगिकों में से एक ही क्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समजातीय श्रेणी सब बोलते हैं। मतलब एक ही ऐसा मूलक रहता है जो क्रिया किसी से रासायनिक क्रिया करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समजातीय श्रृंखला। अब इसमें क्या रहता है, इसको कैसे हम लोग इसको सब जानेंगे कि क्या होगा अंतर? तो देखिए आप, मैंने आपको अभी बताया था एल्केन का फॉर्मूला। एल्केन का क्या मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था? तो CnH2n+2। बस इसको आप हमेशा इस चीज को भी याद रखिए, इसी से समजातीय श्रृंखला हम लोग निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला था? एन जो है वो कार्बन की संख्या है, तो एन बराबर 1 से लेके आप जितना भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? मिथेन। इथेन के बाद इथेन का क्या हो जाएगा? C2
H6 हो जाएगा। इथेन प्रोपेन का क्या हो जाएगा, C3H8 C3H8। एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली चीज है, CH4 से C2H6 में गया, कितना बढ़ा है हमको यही देखना है, ये कितना का मान इसका बढ़ गया था। हम लोग कैसे इसको देखेंगे कितना मान बढ़ा है, तो CH4 से C2H6 में गया है, तो कार्बन एक से क्या हो गया, दो हो गया, यहाँ कार्बन एक से तीन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या हो गया, चार से छह हो गया, मतलब यहाँ पे कार्बन एक बढ़ रहा है, अंतर निकालना है। तो यहाँ पे कार्बन एक बढ़ रहा है, आपका आपका जो हाइड्रोजन है वो भी कितना इंक्रीज कर रहा है, तो दो। यहाँ कितना से इंक्रीज कर रहा है, देखिए CH2 हमेशा देखिए इसमें भी देख लिया 6 से 8 बढ़ रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन दो को बढ़ रहा है और कार्बन भी एक बढ़ रहा है, तो यहाँ भी CH2, मतलब हर जब भी आप आगे जितना भी आप स्टेप लिखते जाएंगे वहां पे हमेशा क्या बढ़ेगा, CH2 का ही अंतर रहेगा। कितना का अंतर रहेगा, तो CH2 का ही इसमें अंतर आपको देखने को का ही अंतर मिलेगा। तो आपको क्या पूछ रहा है, इसी का परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है। अगला देखिए, अनुवर्ती सदस्यों का जो ये सब क्या है, समझातीय श्रृंखला है, इसी में बना रहा है कि अनुवर्ती जो सदस्य है, यही अनुवर्ती आपका सदस्य है, इसके परमाणु द्रव्यमान के इकाइयों के बीच कितना का भिन्नता होता है। भिन्नता का मतलब क्या पूछ रहा है, कितना का अंतर होता है, यही तो अंतर होता है CH2 का, इसका परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है। तो परमाणु द्रव्यमान कार्बन का कितना होता है, 6 दूना 12 होता है, ऑक्सीजन का एक होता है, तो एक यहाँ पे कितना अणु है, दो अणु है, तो एक गुना दो करेंगे तो दो हो जाएगा, ये कितना आपका आ जाएगा, 14। तो आप समझ गए होंगे आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। हम लोग इसको ही बोलते हैं समझातीय श्रेणी, CH4 C2H6, मतलब इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन, ये सब क्या हो गया आपका समझातीय श्रेणी है। और वो क्या बोल रहा है कि जो सदस्य है उसके बीच कितना का अंतर है, भिन्नता का मतलब क्या, अंतर ना लिख के क्या लिख दिया आपके सामने, भिन्नता। तो इस तरह का एग्जामिनर क्या है वो क्वेश्चन में कंफ्यूजन पैदा करता है। तो आपको इस तरह से अगर आप डीपली क्वेश्चन पढ़ेंगे किसी चीज को अच्छे से, अभी आपके पास देखिए बहुत समय है, आप अच्छे से तैयारी करिए, एवरीडे मॉक टेस्ट मारिए। इस चैनल पर भी रोज आपका जो है वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रहा है। मैं बहुत जल्दी प्रत्येक जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथ और रीजनिंग में प्रत्येक सब्जेक्ट को क्या करेंगे, एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बना के प्रत्येक चैप्टर का लाएंगे। इस पर बहुत जल्दी इस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी लाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है, 23.2/7 लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई है, तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी है। तो देखिए 23.2/7 लंबाई को 15 छोटी छड़ों को जोड़कर, इसका मतलब है कि 15, इसी तरह का 23.2/7 कितना छड़ है, 15 है, इसका मतलब जोड़ने का मतलब क्या है, अगर 15 गुना कर देंगे इसी को, तो क्योंकि इस तरह का कितना छड़ है, 23.2/7 15 छड़ है, तो 15 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको आप कैसे गुना करेंगे, 23.2/7 को 15 से, तो देखिए इसको गुना करने के लिए आप क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए देखिए हम लोग क्या बना, कैसे इसको सॉल्व, इसको कितना इजी से हम लोग सॉल्व करेंगे। 23 को क्या लिख सकते हैं, 20, क्या लिख सकते हैं 20, नहीं तो आप ऐसा करें, आप इस तरह से आप लिख लीजिए, आप इसको ऐसा लिख लीजिए 23+2/7, ये तो दोनों सेम ही बात है। इसको किससे गुना करना है, 15 से गुना करना है, बस गुना कर दीजिए। 15 को 23 से गुना करेंगे तो 5, 15 तो यह 45 का 5 हो जाएगा, बाकी 4, 15 दूना 30 और 4 कितना हो गया, 30 4 34, तो 345 प्लस 15 को आप क्या करेंगे, 2/7 से गुना कर देंगे। 15 को भी कितना से गुना कर देंगे, दो दो 15 गुना 2/7, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए आपका, इससे अगर हम गुना करेंगे तो 15 से 105 और 2 107/7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 107/7 हो जाएगा, 107/7 होगा। नहीं तो एक स्टेप इसको क्या कर सकते हैं, इसी को और मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ इसको, इसको और थोड़ा इजी करते हैं, पूरा गुना नहीं करते, इसको और छोटा ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 15 गुना 2/7, तो 15 का दूसरा गुना कर दीजिए, 15 गुना 30/7। अब 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पूर्णांक में लिख सकते हैं, 4 7 28 बटे, देखिए 7 चौक 28/2, मतलब 4 पूर्णांक 2/7, ये भी क्या 7 चौक 28 2 30/7। तो क्या करेंगे, पूर्णांक संख्या को पूर्णांक से जोड़ देंगे, 345 और 4 कितना हो जाएगा, 349, और ये आपका क्या हो जाएगा 2/7। तो 349 पूर्णांक 2/7, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी में यहाँ दिया हुआ है 249 पूर्णांक
2/7। देखिए आप हमेशा आप देख सकते हैं कि जितने भी आप कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमेशा शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, बहुत इजी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और टाइम आपको कम लगेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सप्ताह में एक घड़ी को दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है। मतलब जो है वो एक सप्ताह में एक घड़ी का दोनों सुइयां जो है वो कितना बार समकोण बनाती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक दिन का मतलब एक सप्ताह के बारे में पूछ रहा है ना, एक दिन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, तो आपको ये चीज क्या याद ही रख लेनी है। अगर एक दिन का जानेंगे आप तो हमेशा आप निकाल सकते हैं। मतलब एक दिन का मतलब कितना हो गया, 24 घंटा। एक दिन का मतलब कितना हो गया, 24 घंटा। 12 घंटा मत सोच लीजिएगा, ये कितना होता है, 24 घंटा। तो 24 घंटा में जो होता है, 24 घंटा में जो ये जो समकोण बनाता है, वो कितना बार समकोण बनाता है। तब याद रख लीजिए इसको। इसको क्या कर लीजिए, आप याद ही रख। तो कितना बार समकोण बनाता है आप हमेशा याद रख लीजिए, कितना बार समकोण बनेगा, तो 44 बार। एक सप्ताह में पूछ लिया था, 7 × 44 कर देंगे, 7 × 28 का 8, बाकी 2, 7 × 28 और 2 30, मतलब 308 बार बना देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 7 × 28 मतलब ये 308 बार। आपको सिर्फ याद रखना है कि एक दिन में कितना बार बनाता है, 24 बार बनाता है दोनों सुइयां कितना बनाता है, 24 बार है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइए कि और जो है इस बार 75 क्वेश्चन का बहुत जल्दी मैं पूरा 75 क्वेश्चन का सेट लेके आऊंगा, क्योंकि CBT 1 का कितना है, 75 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आ गई है, उसमें तो एक ही एग्जाम होगा, तो 100 क्वेश्चन का है। तो देखिए लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया है 75 का, अब बहुत जल्दी इस बार 100 क्वेश्चन, क्योंकि CBT 2 में जो आया था वो 100 क्वेश्चन का आया था। वो कितना आया था, CBT 2 जो था आपका वो 100 क्वेश्चन का आया था। तो वो भी बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ। लेकिन अभी आपको किस पर प्रैक्टिस करना है, दोनों को, जो LP का भी तैयारी कर रहे हैं और जो टेक्नीशियन का भी तैयारी कर रहे हैं, दोनों अभी किसको पूरा अभी तैयारी करना है, 75। और अभी से आपको टाइमिंग देख के नहीं सेट मारना है। अगर मॉक टेस्ट तो रोज मारिए आप, लेकिन अभी क्या करना है, अभी आपको टाइम नहीं देखना, आपको अभी सीखना है। अभी आपके पास टाइम है, तो अभी क्या करेंगे आप, सीखें। अभी टाइम नहीं देखिए आप। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाइए तो आपको क्या देखना है, अभी सीखना है, आपको टाइम पर ध्यान नहीं देना है। और आपको क्या करना है, कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेटर वगैरह का एकदम इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो क्या करेंगे एग्जाम में, आप जानते हुए एग्जाम में क्या करेंगे, आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे, टाइम लग जाएगा और आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, छूट जाएगा। तो कैलकुलेटर मोबाइल का उपयोग एकदम नहीं करें मॉक टेस्ट में, या आप रूम में भी बना रहे हैं, या तो अब यही वीडियो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे कभी भी आप कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करें। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन वीक हो जाएगा और एग्जाम में आप सब कुछ जानते हुए भी आपसे कैलकुलेशन नहीं होगा, टाइम लग जाएगा और आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। ये क्वेश्चन आज लास्ट था, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत कल, क्योंकि एवरीडे इस पर जो है वो हम लाऊंगा इस पर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको से कल फिर मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।